नमस्कार दोस्तों। सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे हम आप लोगों को समाजशास्त्र विषय वस्तु को पढ़ाते हैं, साथ साथ समाजशास्त्र की ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराते हैं। इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को फ्री में भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु उपलब्ध हो जाएगी दोस्तों। तो कुछ दिनों से मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ दोस्तों। तो ये जो है नए प्रश्न हैं जिसमें हमने ध्यान रखा है यूजीसी नेट, जीडीसी, जीआईसी और एमपी सेट, एमपी का असिस्टेंट प्रोफेसर आया हुआ है, जेट है, मतलब कहीं भी जहां पे समाज शास्त्र विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो संभावना रहेगी कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे। उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्टिव क्लास भी इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को फ्री में मिलती है। तो आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, अल्थूजर द्वारा उल्लिखित निम्नलिखित में से किन सेटों में संरचनात्मक स्तर शामिल है। यानी इन्होंने अल्थूजर महोदय ने, जो एक मार्क्सवादी थे, तो लिखना हो तो लिख लीजिए दोस्तों। यहां पे आप लोग 9 मार्क्सवादी थे ये, यानी कि ये मार्क्स के विचारों में संशोधन करना चाहते थे अल्थूजर, इसलिए इन्हें 9 मार्क्सवादी कहा जाता है। अति निर्धारणवादी थे, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। ओवर डिटर्मिनेशन, अति निर्धारणवादी। अति निर्धारणवादी थे। तो इन्होंने जो है संरचनात्मक स्तर के 3 स्तर बताए हैं, जिसमें इन्होंने आर्थिक को रखा हुआ है, राजनीतिक को रखा हुआ है और वैचारिक को रखा हुआ है। ये सांस्कृतिक स्तर को शामिल नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से 1, 2 और 4, 1, 2, 4 जो है बी विकल्प में उपलब्ध है। तो बी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नेट जी आजकल नए विचारकों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो संभावना ये रहेगी कि यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। ओवर डिटर्मिनेशन, साथ में एक इनकी पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, मार्क्स, क्योंकि 9 मार्क्सवादी हैं तो मार्क्स को ये 2 भागों में बांटते हैं। एक है युवा मार्क्स और एक बांटते हैं परिपक्व मार्क्स। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, ये ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, नेट में एक बार पूछा हुआ है, अभी पिछली क्लास में भी मैंने इसके बारे में बताया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट अवधारणा के सेट को अल्फ्रेड सूच द्वारा प्रयोग किया गया है। तो अल्फ्रेड सूच ने किन किन अवधारणाओं का प्रयोग किया हुआ है, ये पूछा हुआ है। अल्फ्रेड सूच के बारे में बता दें तो ये भी आधुनिक समाजशास्त्री हैं। ये समाजशास्त्र में फेनोमेनोलॉजी, फेनोमेनोलॉजी का समाजशास्त्र में पहली बार इन्होंने प्रयोग किया था। जबकि बात करेंगे फेनोमेनोलॉजी शब्द की बात करेंगे तो हीगल ने दिया है, तो ये भी पूछा जाता है। फेनोमेनोलॉजी शब्द की बात करेंगे तो सबसे पहली बात हीगल ने प्रयोग किया। इसकी विस्तृत व्याख्या जो है, विस्तृत विवरण दर्शन शास्त्र में बात करेंगे तो वह हुस्सर्ल महोदय ने किया है। जबकि समाज शास्त्र में फेनोमेनोलॉजी के जनक जो है सूट्स माने जाते हैं। तो यहां से इनसे ये भी प्रश्न बनते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रतीतीकरण तो सभी में है, ध्यान रखिएगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये प्रतीकीकरण, जिसको इन्होंने इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, टॉपिफिकेशन। तो लिख लीजिए यहां पे टाइपिफिकेशन। तो ये सभी में है। तो ये प्रतीकीकरण, टाइपिफिकेशन का प्रयोग इन्होंने किया है। तो ये सही हो जाएगा। दूसरी बात,
लाइफ वर्ड की बात करते हैं तो जीवन विश्व यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाकी इनमें नहीं है। तो जीवन बस विश्व की बात करते हैं तो लाइफ वर्ड। लाइफ वर्ड की बात करते हैं, स्टॉक ऑफ नॉलेज की भी बात करते हैं, ज्ञान का भंडार, इसमें भी है, इसमें भी है। तो अभी तो बी, सी और डी जो है विकल्प सही चल रहा है दोस्तों, स्टॉक नॉलेज। आगे लिख लीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद ये वर्ग की बात नहीं करते हैं दोस्तों, ये उपाय की बात करते हैं। इस उपाय के लिए इन्होंने रिसीव शब्द का प्रयोग किया हुआ है, इसको लिख लीजिए आप लोग। तो रिसीव शब्द का प्रयोग किया है, तो ये जो है प्रतीकीकरण, वैश्व जीवन, ज्ञान भंडार, स्टॉक नॉलेज या उपाय की बात करते हैं, तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन गौण परिप्रेक्ष्य की सही पहचान करता है। गौण परिप्रेक्ष्य की सही पहचान क्या करता है, यानी कि जो निम्न तबके के लोगों के बारे में बात कर रहा हो उसे गौण परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। तो इलीट के दृष्टिकोण से समाज का अध्ययन तो ये नहीं है, क्योंकि यह इलीट यानी संभ्रांत वर्ग के दृष्टिकोण से समाज का अध्ययन करने की बात कर रहा है। और विकसित देशों के समाज में परिवर्तन का वर्णन ये भी नहीं होगा, क्योंकि विकसित जो है वह भी इलीट क्लास की बात करता है। आम आदमी का इतिहास समाज के आधिकारिक स्तर पर जन समुदाय के बीच क्या है उस पर ज्यादा केंद्रित है। तो दोस्तों ये विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि यह आम आदमी की बात कर रहा है, निम्न तबके की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे पहले लिखा है गौड़ परिप्रेक्ष्य जो है वो निम्न तबके की बात करता है, तो यह सही हो जाएगा। जबकि यहाँ पे उत्तर आधुनिक समाजों में अध्ययन का एक उपाय, तो उत्तर आधुनिक में गौड़ परिप्रेक्ष्य भी आएगा, अभिजन परिप्रेक्ष्य भी आएगा, तो इसमें दोनों सम्मिलित हो जाता है। जबकि ये पूछा है सिर्फ गौड़ परिप्रेक्ष्य के बारे में, तो गौड़ परिप्रेक्ष्य में आम आदमी का इतिहास समाज के आधिकारिक स्तर और जन समुदाय के बीच क्या होता है उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है, इसे गौड़ परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, यह है निर्वचनीय उपागम जो सामाजिक कृत्य, निर्वचनीय उपागम जो सामाजिक कृत्य, सामाजिक क्रिया की बात कर रहे हैं, को सामाजिक अभिनेताओं के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करता है। तो अब नई विधा शुरू हुई है दोस्तों। पहले जो है समाज में दृष्टिकोण जो है सामाजिक दृष्टिकोण से घटनाओं को समझने का प्रयास किया जाता है, और उसे बृहद समाजशास्त्री दृष्टिकोण कहा जाता था। अब जो है व्यक्ति के दृष्टिकोण से, यानी व्यक्ति समाज में किस प्रकार की क्रियाएं और क्यों करता है इसके बारे में व्यक्ति पे ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो इसी क्रियाओं को सूक्ष्म समाजशास्त्री सिद्धांत कहा जाता है। तो व्यक्ति सामाजिक कृत्य के सामाजिक अभिनेताओं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कर्ता के दृष्टिकोण से समाज को प्रश्न समझने की बात की जा रही है। तो यह जो है प्रघटना शास्त्र, फेनोमेनोलॉजी या प्रघटना विज्ञान और जो है नृजात पद्धति शास्त्र विज्ञान जो है इस पे चर्चा करता है, यानी किसी भी घटना का अभिनेता या कर्ता के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास। तो अभी मैंने बताया फेनोमेनोलॉजी शब्द जो है अल्फ्रेड शूर्ज महोदय जो है समाजशास्त्र में लाते हैं। यह नृजातीय प्रणाली अध्ययन शास्त्र जिसको कहा जाता है इथनोमेथोडोलॉजी। इथनोमेथोडोलॉजी का प्रयोग जो है सबसे पहले हेराल्ड गारफिंकल महोदय ने, एक पुस्तक आई थी 1967 ईस्वी में,
स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी करके इनकी पुस्तक आई थी, उसी में इन्होंने निर्जाति प्रणाली विज्ञान एथनोमेथोडोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए हेराल्ड गार्फिंकल को एथनोमेथोडोलॉजी का जनक भी माना जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सूक्ष्म समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। पांचवा प्रश्न है, दैनिक जीवन में स्व प्रस्तुतिकरण, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अब तो समझ में आ ही जाएगा कि कौन है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं देखने में कठिन लग रहे हैं, तो इसके इंग्लिश वर्जन को जरूर देखिएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ये कोटेशन कई बार परीक्षाओं में ये कोटेशन ही पूछा जाता है। व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने नाट्य कला, ड्रामेटोलॉजी की प्रयोग किया हुआ है, ये किसने किया है? तो आप सभी लोग जानते होंगे। ब्लूमर महोदय ने किया है, इरविन गॉफ महोदय ने किया है। तो इरविन गॉफमैन, बी विकल्प सही हो जाएगा। इरविन गॉफमैन के बारे में बात करें तो इन्होंने कई धाराएं दी हुई हैं। ड्रामेटोलॉजी के संदर्भ में इन्होंने अग्रभाग और अग्रपक्ष और पक्ष की बात किया है। अग्रभाग और एक दूसरा बात करते हैं पश्च भाग। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अग्रभाग वो जो मंच पे नाटक में दिखाया जाता है वो अग्रभाग के अंतर्गत आता है। पश्च में यानी नाटक के मंच के जो पीछे होता है व्यक्ति जिस प्रकार से रहते हैं उसकी बात करता है। तो जो हम सभी व्यक्ति समाज में प्रदर्शित करते हैं वो अग्रभाग के रूप में होता है। पश्च भाग जो हमारे अंदर की भावनाएं होती हैं, जो हम अंदर से वास्तविक, मतलब ये वास्तविकता होता है, वो पश्च भाग होता है। और जो समाज में हम प्रस्तुत करते हैं वो अग्रभाग होता है। ऐसा उल्लेख जो है इरविन गॉफमैन ने दिया हुआ है। तो इस प्रकार से बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूर्य के अनुसार, अभी मैंने बताया सूर्य ने क्या, फेनोमेनोलॉजी का समाजशास्त्र में जनक है। प्रघटना विज्ञान क्या है, यानी प्रघटना वैज्ञानिक क्या करते हैं? बाह्य विश्व के अस्तित्व को नकारते हैं, तो ये भी बात नहीं है, ये बाह्य विश्व के नकारने का प्रयोग नहीं करते हैं। सामाजिक विश्लेषण के लिए आंतरिक तथा बाह्य विश्व की अस्थायी बद्धता को स्वीकार करते हैं। आंतरिक की बात करते हैं, बाह्य विश्व की बद्धता को स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। वास्तविक सामाजिक छवि निर्माण के लिए बाह्य विश्व द्वारा सामाजिक विश्व को प्रभावित किया जाना चाहिए। तो इसकी बात जो है भी प्रभावित किया जाना चाहिए, ये ध्यान रखिए दोस्तों। ये भी बात जो है सूर्य महोदय नहीं करते हैं। सामाजिक वास्तविकता के निर्माण के लिए बाह्य विश्व के अस्तित्व पर विश्वास को निलंबित करता है, ये सूर्य के अनुसार। यानी कि वास्तविकता में बाह्य विश्व के अस्तित्व का विश्वास जो किया जाता है इसको नकारने का काम करता है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब किताबें हैं और उसके सामने लेखक हैं, उसके सामने किताबें लिखी हुई हैं, तो ध्यान रखिएगा। अभी बात किया मैंने हेराल्ड गार्फिंकल महोदय का स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी, तो ये हो गया। और उसके बाद बात करें अब सी का 2, तो सी का 2 में यहां पे है सी का 2 और एक यहां पे है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद पीटर बर्जन और लकमैन, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ दोस्तों। पीटर बर्जन और लकमैन की पुस्तक है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। तो ए का 4 यहाँ पे मिल गया ए वाले ऑप्शन में, तो इस प्रकार से ये सही कर लीजिए दोस्तों। आगे बात करें तो सूर्य की पुस्तक है द प्रॉब्लम ऑफ सोशल रियलिटी, और बर्जर, केवल बर्जर, ध्यान रखिएगा यहाँ पीटर बर्जर और लकमैन की है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। और यदि केवल बर्जर की पूछे तो द सीक्रेट कैनोपी इनकी पुस्तक है।
अगले प्रश्न पे आते हैं। 8वां प्रश्न है, सामाजिक स्थिति के बारे में अल्फ्रेड सूज की समझ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, यानी कि इसमें अल्फ्रेड सूज द्वारा जो विचार दिया गया है सामाजिक स्थिति के संदर्भ में, 3 विचार सही हैं, 1 विचार गलत है, ये पूछा हुआ है। तो दैनिक जीवन की स्थितियों के साथ व्यक्ति जिस अर्थ को जोड़ता है वह अति महत्वपूर्ण है। तो अभी मैंने बताया कि यह जो है व्यक्ति के दृष्टिकोण से समाज को समझने का प्रयास किया जाता है, तो ये तो सही है। स्थिति के साथ व्यक्ति जिस अर्थ को जोड़ता है उसे उन व्यक्तियों द्वारा समान रूप से समझा जा सकता है जिसके साथ वह अंतः क्रिया करता है। यानी कि व्यक्ति जिसके साथ अंतः क्रिया करता है वह भी उसी प्रकार के अर्थों को ले, तो यह भी बात जो है अल्फ्रेड सूज महोदय करते हैं, तो यह भी विकल्प सही हो जाएगा। अब आते हैं सी पे, एक सामाजिक स्थिति में अन्य व्यक्तियों से अंतः क्रिया के माध्यम से अर्थ को साझा करना उसकी पारस्परिकता के संदर्भ का निर्माण करता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी समाज के दूसरे व्यक्ति से क्रिया कर रहा है तो वह जो जिन तत्वों का उपयोग कर रहा है, यानी जिन सिंबल्स का उपयोग कर रहा है, वो सामने वाले को समझ में भी आना चाहिए। पता चला कि जिस परिवेश में हम हैं वो तो प्रयोग कर रहे हैं, बाकी सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, तो ये सामाजिक क्रिया स्थिति अच्छी नहीं होगी। तो इस प्रकार से यह भी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसकी बात भी अल्फ्रेड सूज महोदय करते हैं। साझा करना उसकी पारस्परिक संबंधों का निर्माण करता है, ये सही है। ऐसे अर्थ को साझा करना जो सामाजिक असंगति उत्पन्न करे। ध्यान रखिएगा, असंगति, तो यह असंगति की बात नहीं करते हैं सूज महोदय। योगदान हो और उसके पारस्परिक विरोधी संदर्भ का निर्माण करता हो, तो विरोधी संदर्भ का निर्माण नहीं, सामने वाले को वो हमारी क्रिया का प्रतिक्रिया करने के लिए उसको समझ में भी आना चाहिए। तो सॉरी दोस्तों, तो डी विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी बात जो है अल्फ्रेड सूज महोदय ने अपने विचारों में नहीं किया हुआ है। हैबरमास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पूंजीवाद का एक रूप नहीं है। हैबरमास ने जो है पूंजीवाद के 3 स्वरूप बताए हैं। हो सकता है कभी ये पूछ दिया जाए, तो ये 3 स्वरूप जो है हैबरमास के अनुसार पूंजीवाद का स्वरूप जो है वह उदारवादी पूंजीवाद बात करते हैं, संगठित पूंजीवाद और उत्तर पूंजीवाद की बात करते हैं, सूचना परक पूंजीवाद की बात नहीं करते हैं, नॉलेज परक पूंजीवाद की बात वह नहीं करते हैं। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में स्त्री जात के दर के कम होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ध्यान रखिएगा, स्त्रियों की संख्या क्या हो रही है, भारत में स्त्रियों की दर यानी स्त्रियों की संख्या कम हो रही है, तो इसके क्या कारण नहीं है, यानी कि इसमें कई कारण हैं, 3 कारण जो है स्त्रियों की संख्या कम होने के कारण हैं, एक कारण इसमें नहीं है, वही पूछा है कि कौन सा कारण नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे दिया हुआ है लिंग भूमिका का रूढ़ हो जाना तथा परंपरागत भूमिका पर अपेक्षाएं। तो लिंग भूमिका की बात करेंगे, तो जेंडर जो सामाजिक रूप से, ध्यान रखिएगा अभी एक प्रश्न आएगा वहां पे मैं इसकी विस्तृत रूप से व्याख्या करूंगा, बताऊंगा आप लोगों को। तो लिंग के लिए जेंडर शब्द का समाजशास्त्र में प्रयोग किया जाता है, यानी कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुष के बीच में जो भेद किया जाता है उसे लिंग कहा जाता है। और बायोलॉजिकल रूप में जो स्त्री और पुरुष के लिए, यानी कि जीव के रूप में स्त्री पुरुष के शारीरिक रूप में जो अंतर किया जाता है
उसे सेक्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि समाज ने पहले से ही महिला और पुरुष के बीच में क्या कर रखा है, विचार बना रखा है, भूमिकाएं निर्धारित कर रखा है और यह रूढ़ के रूप में स्थापित हो चुकी हैं और परंपरागत भूमिकाओं की अपेक्षाएं हैं कि इस प्रकार की रूढ़ियां बनी हुई हैं, इसलिए स्त्रियों को कम महत्व दिया जा रहा है और पुरुषों को ज्यादा दिया जा रहा है। इस वजह से लिंगानुपात में कमी यानी स्त्रियों की स्थिति में कमी आ रही है। ये बात तो सही है, क्योंकि ये गलत पूछा हुआ है तो ये सही है। दहेज प्रथा तथा व्यापक असाक्षरता यानी स्त्री की दर में यानी स्त्री के जन्म में कमी का एक कारण दहेज प्रथा भी है और व्यापक असाक्षरता भी है, ये भी बात सही है। तीसरा, लिंग चयनित गर्भपात यानी कि भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में बात कर रहा है कि कन्याएं हैं, गर्भ में जांच कराने के बाद उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। तो इसके संदर्भ में यह भी बात सही है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला का कार्यबल का प्रवर्जन यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं शहरी क्षेत्रों में जा रही हैं कार्य के लिए, तो ये तो कोई कारण नहीं हुआ स्त्रियों की संख्या के संदर्भ में। तो यह विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगी। यानी कि 3 कारण हैं जो स्त्री जनसंख्या कम होती जा रही है कि लिंग भूमिका का रूढ़ हो जाना और परंपरागत भूमिकाओं की अपेक्षाएं, दहेज प्रथा, व्यापक असाक्षरता और लिंग चयनित गर्भपात यानी कन्या भ्रूण हत्या यहाँ पे आता है। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या का टॉपिक भी है तो इसमें कई चीजें अभी अभी जनसंख्या से संबंधित आएंगी, मैं वहां उल्लेख करूंगा। जैसे आप ध्यान रखिएगा, लिंगानुपात इसी का कारण है कि लिंगानुपात हमारा 943 इस समय 2011 की जो जनगणना है इसके आधार पे 943 यानी 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं ही आती हैं। कारण क्या है, भारत में स्त्री जाति दर की क्या हो गई है, कम हुई है। अगला प्रश्न है लिंग भिन्नता। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जेंडर शब्द का प्रयोग किया हुआ है, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि जेंडर शब्द जहां भी आए, इंग्लिश वर्जन जरूर देखिएगा, जहां पे लिंग शब्द का प्रयोग किया हुआ है वहां पे इंग्लिश वर्जन में क्या दिया हुआ है उसको जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर जेंडर शब्द का प्रयोग आया है यानी कि स्त्री पुरुष के बीच में सामाजिक जो अंतर किया जाता है वो जेंडर होता है। यदि शारीरिक रूप से कि स्त्रियों की शारीरिक व्यवस्था ढांचा इस प्रकार होता है, पुरुषों का इस प्रकार से होता है, तो वह सेक्स के अंतर्गत आएगा। तो ध्यान रखिएगा, समाजशास्त्र में जेंडर शब्द का प्रयोग किया जाता है, इस चीज पे आप लोग ध्यान रखिएगा। एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है, क्या है भाई, लिंग के बीच जैविक भिन्नता। ध्यान रखिएगा, तो लिंग के बीच जैविक भिन्नता जो है, जेंडर का प्रयोग नहीं किया जाता, तो पहले इतने से ही समझ में आ गया कि यह कोटेशन गलत है। दूसरा है महिलाओं के मध्य राजनीतिक तथा आर्थिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है, यह सही होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दिया है श्वेत और अश्वेत महिलाओं के बीच सामाजिक और वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। ध्यान रखिएगा, महिलाओं में श्वेत और अश्वेत महिलाओं के बारे में इस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद बात करें तो लिंगों के बीच सामाजिक और वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे महिलाओं की राजनीतिक और आर्थिक भिन्नताओं की व्याख्या भी की जाती है और लिंग के बीच सामाजिक, ध्यान रखिएगा, सामाजिक और वैचारिक भिन्नताओं की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये जो है सामाजिक और वैचारिक यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ और राजनीतिक और आर्थिक दिया है। अगर ये डी विकल्प ना होता तो आप लोगों को बी विकल्प सही माना जाता, किंतु यहाँ पे ये दिया हुआ है सामाजिक और वैचारिक, इसमें जो है ये ऊपर वाला बी वाला जो है समाहित हो जाता है, तो इसलिए डी विकल्प एकदम सबसे सुटेबल यही होगा। यदि यह विकल्प ना होता तो आपको बी विकल्प सही मानना पड़ता। अगला प्रश्न है अल्थुजर के बारे में। अभी मैंने पहले प्रश्न में भी बताया कि संरचनावादी सिद्धांतवाद के संदर्भ में संरचना के संदर्भ निम्नलिखित से कौन सा सही है अल्थुजर के द्वारा। अर्थव्यवस्था एक प्रभावशाली व्यवस्था है तथा यह राजनीतिक और वैचारिक संरचना पर नियंत्रण करती है।
फिर डी है, अर्थव्यवस्था एक प्रभावशाली प्रणाली हो सकती है, परंतु राजनीतिक और वैचारिक संरचनाओं में कतिपय स्वायत्तता होती है। आर्थिक निर्धारणवाद को सुनिश्चित करने के लिए इतिहास इन सभी संरचनाओं को अस्त व्यस्त करता है। अर्थव्यवस्था, राजनीतिक तथा वैचारिक संरचनाएं एक दूसरे से स्वायत्त हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले प्रश्न में बताया कि यह जो है नव मार्क्सवादी हैं, अति निर्धारणवादी हैं। अति निर्धारणवादी यह कहता है कि अर्थव्यवस्था एक प्रभावशाली प्रणाली है, यानी कि अर्थव्यवस्था बाकी चीजों को तो निर्धारित करती है, किंतु अल्थूजर कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था और वैचारिक संरचनाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। तो अर्थव्यवस्था बाकी सभी प्रणालियों को तो निर्धारित करती है और राजनीतिक और वैचारिक संरचनाओं को ये क्या करते हैं, स्वायत्त मानते हैं। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, अल्थूजर महोदय ने मार्क्स के निर्धारणवाद को मानते हुए थोड़ा सा उसमें संशोधन करते हैं, कहते हैं कि अर्थव्यवस्था सभी चीजों को तो निर्धारित करती है, किंतु दो चीजें ऐसी हैं जैसे राजनीति और वैचारिक संरचना, ये दो संरचनाएं अर्थव्यवस्था से क्या है, स्वतंत्र हैं। तो अल्थूजर ने दो चीजें इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया कि एक राजनीतिक और वैचारिक संरचना क्या है, यह अर्थव्यवस्था से स्वतंत्र है, बाकी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सभी क्या है, अर्थव्यवस्था से प्रभावी हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, विकास का मानव विकास संदर्भ आर्थिक वृद्धि को निम्नलिखित में से किस रूप में मानता है। विकास का जो मानव विकास संदर्भ है यह आर्थिक वृद्धि को किस रूप में देखता है, स्वयं में एक साध्य है, आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करने का साधन है, जनसंख्या के बड़े भाग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार को सुनिश्चित करने का साधन है, बहुराष्ट्रीय निगम निकायों में मानव संबंध के प्रबंधन का साधन है। तो ध्यान रखिएगा, विकास का मानव विकास संदर्भ क्या करता है कि यह बड़े लोगों के मतलब जनसंख्या के बड़े भाग को शिक्षा कैसे उपलब्ध कराई जाए, स्वास्थ्य कैसे और रोजगार को सुनिश्चित करने का काम करता है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है, जिस प्रकार के नारी अधिकारवादी इस विचार को स्वीकार करते हैं कि राज्य पुरुष की प्रधानता और नारी की गौरता के निर्माण के लिए पुरुषों द्वारा निर्मित संरचनाएं और संस्थाएं हैं। यह कहना है इनका इस प्रश्न का कि पुरुष प्रधान समाज इस वजह से बना हुआ है क्योंकि पुरुष द्वारा निर्मित संरचनाएं तथा संस्थाएं हैं, उन्हीं के अंदर सभी लोग कार्य कर रहे हैं। यदि यह पुरुषों ने बनाया है तो पुरुषों ने अपने टाइप से बनाया होगा कि हमारा आधिपत्य बना रहे। तो यह जो है उग्र नारीवाद विचारधारा के लोग कहते हैं कि पुरुषों द्वारा बनाई गई यह व्यवस्था है, इस वजह से नारी को जो है इस प्रकार से नारी पीछे है। यदि पुरुषों ने इस प्रकार की व्यवस्था न बनाई होती तो स्त्री जो है महिलाएं जो है पीछे न होती। इसलिए यह उग्रवादी नारी अधिकारवादी विचारधारा के लोग कहते हैं कि पुरुषों के जो ये आधिपत्य है इसको पूरी तरह उखाड़ फेंका जाए, तभी यह क्या होगा, नारी का उत्थान संभव है, अन्यथा नारी ऐसे ही पीछे बनी रहेंगी क्योंकि पुरुषों ने ही यह व्यवस्था बनाई हुई है, पुरुषों द्वारा निर्मित संरचनाएं हैं, इसी वजह यह पुरुष प्रधानता है, इस वजह से महिलाएं पीछे हैं। यदि पुरुषों ने इस प्रकार की व्यवस्था न बनाई होती तो महिलाएं पीछे न होती। ये उग्र नारी अधिकारवादी विचारधारा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के गांधीवादी यानी विकास के गांधीवादी पथ का भाग नहीं है। तो सामाजिक न्यायिकता का सिद्धांत, कई बार मैंने प्रश्नों में बताया है कि सामाजिक न्यायिकता का सिद्धांत जिसे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है।
अहिंसा का तो उन्होंने कई बार प्रयोग भी किया है स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में। उनके कुछ रचनात्मक कार्य भी हैं, यानी कि वह लोगों को रोजगार के संदर्भ में भी बात करते हैं, जैसे चरखा का और कृषि के संदर्भ में ये रचनात्मक कार्यों में आता है। यह सहकारी संघर्ष, ध्यान रखिएगा, सहकारी की बात करते हैं किंतु संघर्ष की बात नहीं करते हैं। महात्मा गांधी ने कभी भी संघर्ष की बात नहीं किया है, तो यह ध्यान रखिएगा। चाहे जब प्रश्न आए अगर संघर्ष जुड़ा है तो जान लीजिएगा कि यह गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नहीं, संघर्ष की कभी बात ही नहीं करते हैं। वो अहिंसा की बात कर लेते हैं, वो संघर्ष की बात ही नहीं करते हैं, अपने अधिकारों की मांग की बात कर लेते हैं किंतु संघर्ष की बात नहीं करते हैं। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना समानुपात शहरी क्षेत्रों में रहता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, न जानते हो तो जान लीजिए कि 2011 की जनगणना में यह उल्लेखित है कि भारत की जनसंख्या 31.6% कहाँ रहती है, शहरों में रहती है। 68.4% जो है गांव में रहती है। तो ये नोट करके आप लोग रख लीजिएगा, पूछा जाए, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। अब ध्यान रखिएगा, ये पूछा है लगभग 1/4, तो 1/4 का मतलब होता है 25%, 1/3 का मतलब होता है 33.3%, लगभग आधा तो ये होता है 50%, 5वां भाग तो ये होता है 20%। तो आप लोग ध्यान लगाइए, देखिए इसमें किसके करीब हैं। तो शहरी जनसंख्या 31.6% जो है ये लगभग 33.3% के भाग आसपास है। ये लगभग कितना है, 1/3। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, ये शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, 2011 की जो अंतिम आंकड़े आए थे उसके आधार पे। 17वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र इसकी जीडीपी में सर्वाधिक योगदान करता है? तो जीडीपी में किसका योगदान सर्वाधिक पाया जाता है? यह इकोनॉमिक्स, सोशल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा कार्यशील जनसंख्या कृषि में है, किंतु यह जो है भारत की कुल जीडीपी का 18% वहन करता है। उद्योग दूसरे नंबर पे देखने को मिलता है, किंतु यह जो है बात करेंगे इसका तो ये 27.30% योगदान करता है। और सेवा क्षेत्र की बात करेंगे तो यह 55% योगदान करता है। तो सभी समान योगदान तो बिल्कुल नहीं करते हैं। यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है कि कृषि में 18% जीडीपी योगदान करता है, सेवा क्षेत्र में 55%, उद्योग में 27%। पूछा है सर्वाधिक, तो सर्वाधिक कहाँ पे है, तो सेवा क्षेत्र में 55% है। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है 18वां प्रश्न, यदि विकास सामाजिक लिंग संवेदनशील नहीं हुआ तो खतरे में पड़ जाएगा। यानी कि यहाँ पे विकास के संदर्भ में कह रहा है, विकास को लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं करना है, यानी लिंग संवेदी नहीं होना है। यदि इस प्रकार का लिंग संवेदीकरण यानी भेदभाव, स्त्री पुरुष के बीच में भेदभाव देखा गया तो समाज क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। यह विचार किस एजेंसी द्वारा दिया गया है? तो यह जो है विकल्प में है यूएनडीपी, विश्व बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ। तो यह जो है यूएनडीपी द्वारा इस प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं। तो यह ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेकंड लास्ट इस प्रैक्टिस सेट का, हाल के दशकों में विश्व के सकल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत इसका उत्सर्जन क्या रहा है? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भारत का क्या स्थान रहा है? स्थिर रहा है, महत्वपूर्ण रूप से बढ़ रहा है, अत्यधिक कम हुआ है, कृषि विकसित क्षेत्रों में कम हुआ है, जबकि औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ा है। तो ध्यान रखिएगा, जो
कार्बन उत्सर्जन की बात करते हैं, भारत में सकल कार्बन उत्पाद में बढ़ रहा है, घट तो रहा ही नहीं है। इसी के लिए कई बार सम्मेलन हो रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जाए, कम किया जाए, लेकिन फिर भी इतने उद्योग धंधे तमाम तरीके के लग रहे हैं, विकास को ध्यान में रख रहे करके कार्य किए जा रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, यह कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा में हमारा उत्सर्जन क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, न स्थिर है न कम हो रहा है, बढ़ रहा है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, कोई कमेंट क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भारत औद्योगिक क्रांति से चूक गया, परंतु ज्ञान क्रांति में चूक जाने का भार वहन नहीं कर सकता। यानी कि जो औद्योगिक क्रांति थी, चूंकि हमारी पॉलिसी इस प्रकार से आई थी, किसका सुझाव, ये सुझाव किसने दिया था, पहले इस प्रश्न को समझ लेते हैं फिर ये देखेंगे। तो भारत में जो औद्योगिक क्रांति का प्रभाव नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम तब औद्योगिक क्रांति की जब शुरुआत हुई तो हमारा देश जो है गुलाम था। जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारे पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं थे, तो हमने क्या किया, समाजवादी समाज और मिश्रित समाज की बात जो है की जाती है कि हमने न पूंजीवाद को अपनाया, न जो है पूरी तरीके से समाजवाद, मिश्रित समाज को अपनाया। इस वजह से औद्योगिक क्रांति का विकास हमारे यहाँ अच्छे से नहीं हो पाया। तो ये इसका अब ये क्या है, अब ज्ञान क्रांति चल रही है। यदि ज्ञान क्रांति में हम चूक जाएंगे तो बहुत ही पीछे हो जाएंगे, ऐसा जो है विचार किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा, यह विचार जो है भारतीय ज्ञान आयोग द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, तो भारतीय ज्ञान आयोग। अब भारतीय ज्ञान आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह ज्ञान आयोग जो है 2005 में बना था। 2005 में मनमोहन सर जी की सरकार थी, तब यह बना हुआ था। और जो है यह जो है प्रधानमंत्री मोदी के बनते ही 2014 में इसे क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। यानी कि वर्तमान में यह आयोग अब कार्य नहीं कर रहा है। 2005 में बना था, 2014 में इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब आते हैं, एक विकल्प है शिक्षा आयोग। तो शिक्षा आयोग तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इससे पहले हमारे यहाँ शिक्षा के संदर्भ में जो नीतियां बनी थी वो शिक्षा आयोग 1986 थी। अब 2000 नई शिक्षा नीति आई हुई है 2020 में, सॉरी दोस्तों 2020, ये नई शिक्षा नीति है। तो ये शिक्षा नीति अभी तक हमको जो शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा की जो भी व्यवस्थाएं थी, वो शिक्षा आयोग 1986 के माध्यम से, ये जो है राजीव गांधी के समय ये आया हुआ था। उसके बाद 2020 में शिक्षा आयोग आया हुआ है, जिसे नई शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है ये शिक्षा मंत्रालय बन गया है। शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पहले यह मानव संसाधन मंत्रालय था। और भारतीय महिला आयोग जो है ये जो है 1992 में इस आयोग का गठन होता है। महिलाओं के संदर्भ में नीतियां बनाना, महिलाओं को जहां डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसके बारे में आवाज उठाना, इस आयोग का काम है। तो ये हो गया। अगर इसमें बात करेंगे यह किस आयोग ने यह कथन कहा है, तो ये भारतीय ज्ञान आयोग द्वारा कहा गया है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यह 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट यहीं पे पूर्ण होता है। यदि किसी प्रकार के क्वेश्चन हो तो सर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।